हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्ट, तो कैसे आप सब ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। देखो, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। लिक्विड के 5 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एवापोरेशन। मैंने ऑलरेडी हेडिंग्स ये बनाई है, एक एक को मैं एक्सप्लेन करूँगा एक एक लेक्चर में, ठीक है। तो पहला एवापोरेशन है, दूसरा वेपर प्रेशर और तीसरा बॉइलिंग पॉइंट, इसी तरह विस्कोसिटी है और फिर हमारे पास सरफेस टेंशन है। ये 5 प्रॉपर्टीज़ हमारे सिलेबस में, हमारे टेक्स्ट बुक में जो है, चाहे वो पंजाब का आप देख ले या फेडरल का देख ले या केपीके का देख ले, तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ आपको मिलते, ठीक है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अपने पास ये नोट कर ले कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो लिक्विड के हैं ये असल में रिलेटेड है इंटरमॉलिक्यूलर पोर्स के साथ, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर पोर्स के बुनियाद पर ये प्रॉपर्टीज़ जो है डिस्कस की गई है। इनमें से एवापोरेशन को हम आज पढ़ेंगे। देखो, हम ये पढ़ेंगे एवापोरेशन में कि एवापोरेशन क्या होता है। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि ये एवापोरेशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। इनमें से हम 4-5 फैक्टर्स इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिर हम ये पढ़ेंगे कि एवापोरेशन से रिलेटेड जितने भी एम्बिग्विटी क्वेश्चंस है, मतलब एवापोरेशन क्यों जो है कूलिंग काज करता है, एवापोरेशन क्यों जो है एक सरफेस फिनोमेना है, एवापोरेशन क्यों जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। हम फिर ये इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और फिर ये डिस्कस करेंगे कि एवापोरेशन किन किन फैक्टर्स पर जो है डिपेंड करता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो अपने पास हेडिंग डाल दे एवापोरेशन। देखो, एवापोरेशन क्या होता है, सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। एवापोरेशन, देखो एवापोरेशंस हम इसको कहते हैं कि द स्पॉन्टेनियस, हमारे पास जो स्पॉन्टेनियस है, द स्पॉन्टेनियस खुद बखुद, द स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन, द स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन आप लिक्विड की प्रॉपर्टी है, आप लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, एट एनी टेम्परेचर आर कॉल्ड एवापोरेशन। द स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर आर कॉल्ड एवापोरेशन। खुद ब खुद जो कन्वर्जन है लिक्विड का वेपर्स में, इसको मैं एवापोरेशन कहता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं एवापोरेशन कह रहा हूँ। देखो, हमारे पास ये एक लिक्विड है और सपोज ये मैं ले रहा हूँ कि ये हमारे पास जो है वाटर है। क्या है हमारे पास? वाटर है। ये वाटर के सब जो है मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये वाटर के मॉलिक्यूल है। यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि वाटर के मॉलिक्यूल और लिक्विड के मॉलिक्यूल ऑलवेज मोशन में होता है। बिल्कुल सर, आपने बताया था। तो लिक्विड मॉलिक्यूल मैं ऐसे बताऊंगा, लिक्विड मॉलिक्यूल ऑलवेज जो है इन मोशन, ऑलवेज मोशन में होता है। ये बात मैंने कहा था। फिर मैंने दूसरी बात जो कही थी, मैंने ये कहा था कि ऑल मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल्स है, ऑल मॉलिक्यूल्स आप लिक्विड के जितने भी मॉलिक्यूल है, आप लिक्विड हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंट मोशन, इसका डिफरेंट मोशन होता है। सो आल्सो डिफरेंट मोशन, सो आल्सो डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। हर एक मॉलिक्यूल का मोशन डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब ये है कि एक का मोशन 2 मीटर पर सेकंड है
तो दूसरे का हो सकता है 3 मीटर पर सेकंड, चौथे का 5 मीटर पर सेकंड। इन सब का मोशन जो है डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर मोशन डिफरेंट है तो काइनेटिक एनर्जी को आप देख ले तो इसमें आपके पास इज इक्वल टू हाफ mv² है। तो मतलब इसमें ये जो स्पीड है, मोशन ज़्यादा तो स्पीड ज़्यादा, इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी भी स्पीड पर डिपेंड करते हैं। मोशन डिफरेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट है। अब तीसरी बात जो मैंने आपको बताया था कि जिस लिक्विड का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है तो वो स्लाइडिंग मोशन के थ्रू ऊपर आएगा। देखो यहाँ पर अगर इस लिक्विड का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो ये तो नीचे नहीं रह सकता, ये ऊपर आएगा क्योंकि इसका एनर्जी ज़्यादा है। तो ये स्लाइडिंग मोशन के थ्रू ऊपर आएगा, ठीक है। यहाँ तक ये मॉलिक्यूल आ गया। और इसी तरह अगर यहाँ एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी लेस है तो ये स्लाइडिंग मोशन के थ्रू नीचे आएगा। मैंने ऑलरेडी जो है आपको बताया था लिक्विड प्रॉपर्टीज़ में, आपको नहीं आते तो वहाँ पर जाके देख ले, या स्ट्रक्चर आप आइस में देख लो, उसमें भी मैंने बताया था। तो ये मॉलिक्यूल जिसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया यहाँ पर आ गया। अब अगर इस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी इस सरफेस के मॉलिक्यूल से भी ज़्यादा हो गया, या मतलब यहाँ के मॉलिक्यूल से भी ज़्यादा हो गया था और ये ऊपर आ रहा था, अब यहाँ से भी ज़्यादा है, तो ये इस सरफेस को भी छोड़ेगा और यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इसी तरह आएगा। इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल नीचे से आएगा स्लाइडिंग मोशन के थ्रू, ये भी लिक्विड का सरफेस छोड़ेगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। इसी तरह ये वेपर्स बनेगा, ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। तो यहाँ पर वेपर्स बन गए और ये किसी भी टेम्परेचर पर हो गए और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, मतलब खुद ब खुद होता है। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं, ये जो फिनोमेना है इसको मैं कहता हूँ एवापोरेशन। क्या कह रहा हूँ, एवापोरेशन। ये हमारे पास एवापोरेशन है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा all molecule of liquid have different motion, so also different kinetic energy. The high kinetic energy molecule will come to the surface, ये surface को आएगा, will come to the surface and in last और आखिर में in last leave द सरफेस, ये सरफेस जो है लीव करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वेपर्स के फॉर्म में ये सरफेस को लीव करेगा एंड और एवापोरेशन आकर, और एवापोरेशन जो है ये वाक़या होता है, एवापोरेशन आकर, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। अब देखो यहाँ पर बात क्या है, बात ये है, मैंने आपको बताया था कि द स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर आर कॉल्ड एवापोरेशन। सबसे पहले जो बात है एवापोरेशन, आपके पास जो है क्या है, एवापोरेशन। ये एवापोरेशन जो है ये डज नॉट डिपेंड, ये आपके पास जो है डज नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन, नंबर 1 सबसे पहले जो डिपेंड नहीं करता, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पर। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें द स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर ये हो सकता है। ऐसा नहीं कि हाँ इसके लिए एक टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 50 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं, किसी भी टेम्परेचर पर। आप मरी में जाकर वहाँ पर आपके पास टेम्परेचर जो है -10 ये इसमें होता है, ठीक है। वहाँ पर भी आप देख ले तो वाटर जो है वेपर्स आपको मिलेगा। इसी तरह अगर आप किसी नदी के पास जाए या किसी दरिया के पास जाए और वहाँ पर आप बैठ जाए तो आपको ये जो हवा है ये आपको कूल फीलिंग होता है। ये क्यों, क्योंकि वहाँ पर हवा में नमी है, वो एवापोरेशन के थ्रू हवा में नमी शामिल होता है, तो इसी वजह से वो आपको कूल महसूस होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर बैठ जाए, मतलब जो दरिया से दूर हो, तो वहाँ पर आपको जो हवा है वो आपको ज़्यादा जो है वार्म महसूस होगा।
क्यों? क्योंकि वहाँ पर हवा में नमी की कंसंट्रेशन कम है। तो मतलब दरिया के करीब हवा में नमी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वो इवापोरेशन के थ्रू आया है, इसलिए आपको हवा कूल फील होता है, ठीक है। लेकिन इससे दूर हवा में कंसंट्रेशन कम है तो आपको वार्म फील अप होता है, ये भी इवापोरेशन के थ्रू। तो वहाँ पर इवापोरेशन हो रहा है, एनी टेम्परेचर पर हो रहा है। इसी तरह अगर आप किसी बर्फ़ को जैसे फ्रीज से निकालते हो तो वो भी मतलब इससे एक धुआं जैसा जो है निकलता है, वो भड़ास, वो भी एवापोरेशन वेपर्स फॉर्म में निकलता है, ठीक है। क्योंकि सराउंडिंग का जो है मतलब डायरेक्ट आता है तो वो किसी भी टेम्परेचर पर डायरेक्ट जो है निकलता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि बर्फ़ से भी एवापोरेशन होता है, इस लिक्विड से भी एवापोरेशन हो रहा है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी तो बर्फ के मॉलिक्यूल का कम है। देखो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर जिस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गया वो ऊपर आएगा। इस बात का मतलब ये है कि अगर इस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी 2 जूल है और बाकी का 1 जूल, किसी का 0.5 जूल, किसी का 0.8 जूल, तो मतलब 2 जूल इसमें ज़्यादा है ना, तो ये ऊपर आएगा। अगर बर्फ़ है आपके पास तो बर्फ़ में चाहे 0.8 जूल एक मॉलिक्यूल हो तो बाकी का तो कम होगा। तो कंपेरेटिवली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कंपेरेटिवली 100 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल में अगर एक का ज़्यादा हो गया बाकी के निस्बत तो वो ऊपर आएगा और वेपर्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो मतलब ये इवापोरेशन जो है, ये वेपर्स जो बनते हैं ये किसी खास टेम्परेचर पर नहीं बनते, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इवापोरेशन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। मतलब ये अपने लिक्विड के मॉलिक्यूल में जिसका टेम्परेचर बाकी के मकदार के मुताबिक ज़्यादा होता है तो ये ऊपर आते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो इस बात का मतलब ये है, तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि इवापोरेशन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ये बाकी लिक्विड मॉलिक्यूल के मुताबिक देखते हैं कि किसके पास एनर्जी ज़्यादा है या कम है, तो ज़्यादा वाला ऊपर आते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो इस बात का मतलब ये है। दूसरी बात ये है, एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, दूसरा ये डिपेंड नहीं करता क्वांटिटी ऑफ लिक्विड के क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। एक टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, एक लिक्विड के क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। अब इसमें थोड़ा एम्बिग्विटी है, देखो इसमें थोड़ा सा एम्बिग्विटी है। इवापोरेशन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, बट लेकिन ये बात अपने पास नोट कर ले, रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर। रेट ऑफ एवापोरेशन देखो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसी तरह रेट ऑफ एवापोरेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करता, बट एवापोरेशन डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ ए लिक्विड। एक लिक्विड के सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। इन दोनों बात का क्या मतलब है? दोनों बात का मतलब ये है कि अगर आपके पास यहाँ पर वाटर है, ठीक है, इसी तरह इस टेम्परेचर यहाँ पर इस कंटेनर में है, और इसी तरह ये जो लिक्विड है ये आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, यहाँ पर आपके पास एक दूसरा सेम अमाउंट में आपके पास वाटर है और ये आपके पास 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक है, या मैं कहूँगा कि ये आपके पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड में है। तो इनसे वेपर का रेट जो है ज़्यादा होगा, मतलब इससे 50 वेपर तो इससे 10 वेपर 1 मिनट में निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट से वेपर्स निकलते हैं 10, यहाँ पर 1 मिनट से वेपर्स निकलते हैं 100। सपोजिशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1 सेकंड में चलो आप गिन ले। तो मतलब इसका इवापोरेशन अब ज़्यादा है, रेट ऑफ एवापोरेशन इसका ज़्यादा है इसके रेट ऑफ एवापोरेशन से। तो मतलब टेम्परेचर तो डिपेंड नहीं करता, लेकिन रेट ऑफ एवापोरेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है।
इसी तरह आपके पास लिक्विड के क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। देखो आपके पास इतना 1 लीटर क्वांटिटी है, 1 लीटर क्वांटिटी इस तरह एक ग्लास ट्यूब में है। किस में है? एक ग्लास ट्यूब में है। तो यहाँ पर इतना एरिया है, तो इतना सरफेस से जो है आपके पास एवापोरेशन होगा। लेकिन अब आपके पास लिक्विड का सरफेस एरिया आपने इंक्रीज कर दिया, सेम उसी तरह आपने कर दिया। ये भी आपके पास क्या है? ये भी आपके पास अब 1 लीटर लिक्विड है। यहाँ पर सरफेस एरिया इंक्रीज, तो आपके पास मतलब इतने सरफेस से आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल निकलेगा। तो एवापोरेशन आपके पास क्या है? सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, लेकिन लिक्विड के क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, ये बात ठीक है, अगर आपके पास लिक्विड ज़्यादा है, उनका सरफेस एरिया आप एक ज़्यादा मकदार एरिया में कवर कर ले, तो फिर सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो आपके पास जो है एवापोरेशन अब ज़्यादा होगा। आप ग्लास में पानी ले और आप किसी कंडोल में पानी ले, तो ग्लास का सरफेस एरिया आपके पास कम होगा। इसी तरह एक बड़े टब का सरफेस एरिया ज़्यादा, और सेम पानी ग्लास वाला पानी आप एक टब में डाल दे, तो फिर सरफेस एरिया इंक्रीज, तो टब से एवापोरेशन ज़्यादा होगा, ग्लास से कम होगा। ठीक है, अक्सर आपसे जो है ये टैलेंटेड लोग क्वेश्चन करेगा कि आप चाय पीते हो और चाय आप एक कप में पीते हो, तो इसमें आपके पास जो है चाय ज़्यादा टाइम तक गर्म रहेगी, या आपके पास जो है एक क्या बोलते हैं इसको, एक कंडोल में आप चाय पिएगे, तो मतलब किस में ज़्यादा देर तक गर्म रहेगी? तो कप में रहेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि कप में आप देखें तो कप में आपके पास सरफेस एरिया इतना है। ये आपके पास एक कप है, ठीक है, ये आपके पास कप हो गया, तो इसका सरफेस एरिया इतना। अब आप एक कंडोल में चाय पियोगे, तो कंडोल का सरफेस एरिया देखो इस तरह है, ये आपके पास इस तरह हो गया। तो अब कंडोल का सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, तो इसी वजह से अगर आप इसी तरह एक कंडोल में चाय पियोगे, तो इसमें ये जो है कूल जल्दी होगा इसके मुकाबले में। ठीक है, इसके मुकाबले में जो कूल है। ठीक है, तो मतलब इससे एवापोरेशन ज़्यादा होता है, इससे कम होता है। तो जिस चीज़ से एवापोरेशन ज़्यादा होता है, रेट इस जिसका ज़्यादा होता है, तो आपके पास जल्दी कूल होता है। ठीक है, तो मतलब आपको कप में चाय पीना चाहिए। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखें तो एवापोरेशन सरफेस पर डिपेंड करता है, मतलब सरफेस जितना ज़्यादा इतना एवापोरेशन ज़्यादा, क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए हम कहते हैं कि ये एवापोरेशन जो है ये सरफेस फेनोमेना है। क्या है आपके पास? सरफेस फेनोमेना है। शाबाश, इनको लिख के स्क्रीनशॉट ले और बात करते हैं। ठीक है, मिटा दो, ले मिटाते हैं। पशामी लगी पूरी रसितारा वळे हो, यो पन्नी दुटपू पटोला वळे हो, पशामी नदी पोरी ग्रसितार वळे हो, यो पन्नी दुटपू पटोला रावळे हो। देखो अपने पास एवापोरेशन के कुछ MCQs पॉइंट नोट कर ले। MCQs पॉइंट्स नोट करें एवापोरेशन के हवाले से। एवापोरेशन ये 3 बात है और ज़्यादातर आते हैं, कभी एक स्ट्रक्चर में कभी दूसरे स्ट्रक्चर में। देखो एक बात तो ये है एवापोरेशन का कि एवापोरेशन आपके पास, एवापोरेशन इज a surface phenomena, a surface phenomena और या a surface process। ये आपके पास एक सरफेस प्रोसेस है। ठीक है, कैसे? देखो आपके पास यहाँ पर ये लिक्विड है, चलो वाटर लेते हैं, ये आपके पास लिक्विड है और यहाँ पर लिक्विड वाटर आपके पास मॉलिक्यूल है, ये सरफेस का मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर आपके पास जिस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया, ये सरफेस पर आएगा और फिर सरफेस से ऊपर आएगा। इसी तरह इसका इंक्रीज तो सरफेस पर आएगा, सरफेस से जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। तो मतलब ये एवापोरेशन जो वाक़या होता है ये सरफेस के मॉलिक्यूल से वाक़या होता है। इस तरह तो नहीं कि ये मॉलिक्यूल डायरेक्ट कंटेनर से बाहर आ जाए, इस तरह तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो एवापोरेशन ऑलवेज अकर, evaporation always occur from surface
फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड से जो है एवापोरेशन वाक़ होता है। अगर एमसीक्यूज इस तरह आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सरफेस फेनोमेना, एवापोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, ऑल ऑफ दिस। तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, क्या है, एवापोरेशन है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में अलग सी बात है, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो अलग सी बात है, हम बॉइलिंग पॉइंट में कवर करेंगे। तो कौन सा आपके पास है, एवापोरेशन है। चलो देखो शाबाश, अगर इस तरह एमसीक्यूज आ गया तो मैं बॉइलिंग पॉइंट को करेक्ट नहीं करूंगा, मैं कौन सा ऑप्शन को करेक्ट करूंगा, एवापोरेशन। द सरफेस प्रोसेस आर, आपके पास जो सरफेस प्रोसेस है ऑप्शन ए, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर आपके पास एक सरफेस प्रोसेस है। ऑप्शन बी गलत है भाई, बॉइलिंग पॉइंट आपके पास सरफेस प्रोसेस है। अरे ये भी गलत है, तो सी कर लो, क्या एवापोरेशन आपके पास सरफेस प्रोसेस है। अगर ये भी ठीक नहीं है तो डी में क्या आपका शक ये है कि ऑल ऑफ दीज है, तो ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं ऑल ऑफ दीज है, ऑल ऑफ दीज नहीं है। या अगर ये ऑप्शन की जगह आ जाए बोथ बी एंड सी, तो फिर भी गलत है, फिर भी गलत है। कौन सा ऑप्शन है आपके पास, एवापोरेशन इज अ सरफेस प्रोसेस, एवापोरेशन आपके पास एक सरफेस फेनोमेना है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा बात है, दूसरा बात ये है, ये आपके पास एवापोरेशन जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इज कंटिन्यूस प्रोसेस। एवापोरेशन आपके पास क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब ये है कि यहां पर एक लिक्विड है, तो इस लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स है ये आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। यहां पर एक लिक्विड है और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। किस पर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी वेपर्स बनेगा, इसी तरह वेपर्स आएगा, वेपर्स आएगा, वेपर्स आएगा, वेपर्स आएगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ये वेपर्स आएगा और ये यहां पर वेपर्स बनेगा। मतलब एवापोरेशन यहां पर भी हो रहा है, इसी तरह एवापोरेशन यहां पर भी हो रहा है। अब अगर इसका टेम्परेचर आप डिक्रीज कर ले और आप आ गए कि मैं आ रहा हूं -17 डिग्री सेंटीग्रेड पर, स्टिल एवापोरेशन विल प्रेजेंट, फिर भी एवापोरेशन प्रेजेंट होगा। और आप आ गए यहां पर 0 से आप आ गए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फिर स्टिल आपके पास एवापोरेशन जो है ये प्रेजेंट होगा, एवापोरेशन आपके पास प्रेजेंट होगा। मतलब अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर ले, डिक्रीज कर ले या इंक्रीज कर ले, तो एवापोरेशन स्टॉप ही नहीं होता भाई, ये कंटिन्यूसली प्रोसेस है, ठीक है। एवापोरेशन क्या है, कंटिन्यूसली जो है अकरिंग प्रोसेस है। अगर एमसीक्यूज इस तरह आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, एवापोरेशन, ऑल ऑफ दीज, या बोथ बी एंड सी, तो दिस केस में भी आपके पास एवापोरेशन ठीक है, वेपर प्रेशर ठीक नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट ठीक नहीं है। आपको ये करना है, ये आपके पास क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है जो ज्यादातर एमसीक्यूज में आता है, एवापोरेशन काज कूलिंग। अरे भाई ये क्या है, एवापोरेशन जो है ये कूलिंग काज करता है। क्या मतलब है इसका, इस बात का मतलब ये है कि जिस सरफेस से एवापोरेशन हो रहा है वहां पर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अगर एवापोरेशन नहीं हो रहा तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, जब आप पर पसीना आता है, जब आपसे स्वेटिंग हो रही है, तो उस वक्त स्वेटिंग के बाद आप अपने स्किन को, चमड़े को जो है कूल फील करते हो। ये क्यों देखो, आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो है टिश्यू एनर्जी चाहता है,
तो आपका बॉडी जो है वर्क करता है, मतलब एटीपी बनाता है, वह वो आपके टिश्यू को ट्रांसफ़र करते हैं। तो उस दौरान, इस फंक्शन के दौरान ब्लड में हीट प्रोड्यूस होता है। अब जब ब्लड में हीट प्रोड्यूस होता है तो आपको ये पता है कि ब्लड में आई थिंक 80% से ज़्यादा जो है वाटर है, और आपने ये भी पढ़ा है कि वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये बहुत ज़्यादा है। तो वो हीट जो ब्लड में इन्वॉल्व होती है, तो वो ये हीट जो है ये वाटर कैप्चर करता है। जब वाटर कैप्चर करते हैं, अब वाटर के पास हीट आ गया। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट और है, जब वाटर के पास हीट आ गया तो ये तो स्किन के पीछे मतलब अंदर है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया वो सरफेस पर आएगा, इसलिए हमारा सरफेस जो है ये स्किन है। तो अंदर से ये वाटर मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया तो ये सरफेस की तरफ स्लाइडिंग मोशन के थ्रू आना शुरू करते हैं। जब सरफेस की तरफ आते तो फिर हमारे ये जो स्किन है इसमें स्मॉल स्मॉल जो है सुराख होते हैं, ठीक है, जिस तरह के प्लांट्स में होते हैं, इसे हम स्टोमेटा कहते हैं, और यहाँ पर हम इसको क्यूटिकल्स भी कहते हैं, ठीक है। बाकी बायो वाला बेहतर जानते हैं। तो इन स्मॉल स्मॉल होल के थ्रू ये वाटर मॉलिक्यूल अपर आते हैं, मतलब स्किन के ऊपर आते हैं, और हमसे स्वेटिंग होती है। अब देखो ब्लड में एनर्जी था, हीट था, ठीक है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल ने वो हीट अपने पास लाया और ब्लड में उन्होंने हीट जो है कम कर दी और खुद हीट के थ्रू मतलब बाहर निकल गया। अब हमारा ब्लड जो है ये कूल हो गया, एक बात। दूसरी बात, यह सरफेस पर आ गए, अब भी वाटर मॉलिक्यूल का हीट कैपेसिटी ज्यादा है, तो मतलब चमड़े पर अगर चमड़े का कुछ हीट है तो वो भी वाटर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जब चमड़े का हीट वाटर एब्जॉर्ब करेगा, ये जो स्वेटिंग मॉलिक्यूल्स है ये एब्जॉर्ब करेगा, तो मतलब चमड़े में अब तो हीट नहीं है, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा चमड़ा में जो है कूलिंग प्रोड्यूस होता है। ये क्यों हो गया? क्योंकि हमारे से एवापोरेशन हो गया, स्वेटिंग हो गया, इसी वजह से ये कूलिंग इफेक्ट काज हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? बोलो समझ में आए? तो एवापोरेशन काज कूलिंग, ये कूलिंग काज करता है। देखो ये हमारे पास एक हाथ है, मैं इस तरह एक हाथ बनाऊंगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास हाथ है, और एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, और इसी तरह हेवी वेट को जो है वो मतलब उठाते हैं। अब हेवी वेट उठाते हैं तो इसका मसल जो है इसी तरह रिलैक्सेशन, और बाइसेप है भाई, क्या है? बाइसेप है, ठीक है। तो इसका बाइसेप जो है मतलब पहला और सुकड़ता है, स्ट्रेच एंड एक्सपैंड जो है होता है, ठीक है। इसी तरह दूसरा बंदा है ट्राइसेप का गेम भी करता है, तो इसका ट्राइसेप भी इस तरह होगा, ठीक है। अब ये तो बॉडी बिल्डर है, तो बॉडी बिल्डर ही यहाँ पर टिश्यू उनसे एनर्जी मांगता है, टिश्यू एनर्जी मांगता है, तो बाकी बॉडी से जो है ये उनका बाकी बॉडी है, तो इनसे ब्लड आएगा इस टिश्यू के थ्रू। जब ब्लड आएगा ये काम करता है तो इसमें हीट जो है प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर चेस्ट पर, इसी तरह सारे बदन पर जो है, इसी तरह यहाँ पर हाथ में, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो है जहाँ पर करीब आ गया तो ये वाटर H2O मॉलिक्यूल स्किन पर आएगा। अब स्किन पर H2O है मतलब आपसे स्वेटिंग हो रही है, तो यहाँ पर टिश्यू में भी हीट प्रोड्यूस हो गया ना, तो ये अपर सरफेस से भी हीट एब्जॉर्ब करता है, H2O हीट एब्जॉर्ब करता है, और मतलब जो है ये ऊपर जाते हैं, इसी तरह वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं और एवापोरेशन होता है, क्योंकि एवापोरेशन तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये होता है, और आपके ये जो स्किन है इससे हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो एवापोरेशन ऑलवेज काज कूलिंग, एवापोरेशन जो है कूलिंग इफेक्ट काज करती है, ठीक है। अब देखो ये बात तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इसके अलावा अक्सर क्वेश्चन ये आते हैं कि हम ये जो क्या कहते हैं मिट्टी से बना जो मटका है इसमें पानी रखते हैं तो ये क्यों जो है कूल रहता है? तो असल में ये इसलिए कूल रहता है कि इसमें जो पानी है तो वहाँ पर जिस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बाकी के निस्बत में ज़्यादा होती है तो आते हैं और इससे वेपर्स फॉर्म में जल्दी से कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। उसमें मसाम भी होते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, तो उससे ज़्यादा एनर्जी वाला मॉलिक्यूल मतलब जाता है
और बाकी का जो है लोअर जो है रहता है। तो इसी वजह से ये ऑलवेज जो है कूल में होता है, ठीक है। ये वजह है आपके पास। आई थिंक बाकी मुझे पता नहीं है कि किस तरह होता है, लेकिन इवापोरेशन से ये रिलेटेड है और इस तरह शायद जो है होता है, ठीक है। इसके अलावा इवापोरेशन अपने पास लिख के कि इवापोरेशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। फैक्टर्स डिपेंडिंग या अफेक्टिंग, मैं लिखूंगा अफेक्टिंग evaporation फैक्टर्स अफेक्टिंग evaporation, किन किन फैक्टर्स पर evaporation डिपेंड करता है। सबसे पहले जो है evaporation डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। किस पर डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पर। सरफेस एरिया आपके पास जो है evaporation आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। evaporation आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अपने पास लिख के द सरफेस एरिया ग्रेटर द इवापोरेशन ऑफ दैट लिक्विड विल बी मोर, ठीक है। ये वो आपके पास मोर होगा। एक आपके पास इस तरह है, ये बात ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक आपके पास ये आपके पास एक कप है और इसी तरह इन सब कप का आपका जो चाय है आपने एक कंडोल में ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास कंडोल में भी चाय है और इसमें भी चाय है, तो इससे जो वेपर्स बनेंगे तो ये वेपर कम होंगे किसके मुकाबले में? वेपर जो है ये कम होंगे इसके वेपर्स के लिहाज से, ठीक है। ये ज़्यादा होंगे यहाँ पर जो वेपर्स बनते हैं, ठीक है। तो एक तो सरफेस एरिया पर डिपेंड करते हैं। दूसरा जो डिपेंड करता है वो आपके पास है विंड। विंड हम जिसको बोलते हैं या एयर है। आपके पास क्या है? आपके पास एयर है, आपके पास हवा जो है। अब हवा जितना ज़्यादा है उतना एक लिक्विड से वेपर ज़्यादा बनेगा, एवापोरेशन प्रोसेस ज़्यादा होगा। तो अपने पास ये लिखे कि एवापोरेशन जो प्रोसेस है, एवापोरेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर। एयर ज़्यादा है, एयर या विंड, विंड या बोलते हैं या विंड बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ठीक है, जितना भी प्रोनाउंसिएशन है। तो जितना एयर आपके पास ज़्यादा है इतना एवापोरेशन ज़्यादा है। क्यों? इसका क्या रिलेशन है इसके साथ? देखो आपके पास यहाँ पर एक लिक्विड है और इनसे जो है एवापोरेशन हो रहा है। अब यहाँ पर आपके पास जो है मतलब हवा नहीं है, तो यहाँ पर लिक्विड अपने ही टेम्परेचर पर आएगा, इसी तरह आएगा और वेपर्स कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर हवा भी आ गया, तो अब ये एरिया ये हवा खाली करेगा और यहाँ पर जो है ज़्यादा मॉलिक्यूल दोबारा आएंगे, मतलब लोअर प्रेशर की तरफ ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो मतलब जितना हवा है ये मॉलिक्यूल जल्दी ये लेगा और इस खाली जगह पर मॉलिक्यूल जल्दी आएगा, तो एवापोरेशन का प्रोसेस जो है इंक्रीज होगा। तो एक आपके पास एयर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तीसरा जो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर भी डिपेंड करते हैं। शाबाश, इनको लिख ले, मैं आपको बता रहा हूँ। तो तीसरा पॉइंट आपके पास ये है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर भी डिपेंड करता है। मैं लिखूंगा IMF, इसका मतलब है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपके पास जितना ज़्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितना ज़्यादा है इतना आपके पास एवापोरेशन कम होगा। क्या होगा? एवापोरेशन आपके पास कम होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर भी डिपेंड करते हैं। कैसे? देखो इस तरह आपके पास यहाँ पर एक लिक्विड है और ये लिक्विड आपके पास जो है, फिर मैं ले रहा हूँ कि आपके पास वाटर है, तो ये आपके पास वाटर, इसी तरह इसका बॉन्ड होगा किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। इसी तरह आपके पास एक और H2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन, इसका बॉन्ड होगा किसी और के साथ, इसका बॉन्ड होगा, चलो मैं इसके साथ बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर आपके पास कौन सा बॉन्ड है? ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास मैं ले रहा हूँ कि आपके पास क्या है, मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ जो को आपने प्रैक्टिकल में शायद देखा होगा। आपके पास, चलो मैं ले रहा हूँ कि आपके पास ईथर है, स्पिरिट है, ये R है, O है, R है आपके पास। इसी तरह ये आपके पास O हो गया, ये R हो गया और ये आपके पास भी R हो गया। अब इसका ये O नेगेटिव, इसका R पॉजिटिव, तो इसका में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अब ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास आते हैं डायपोल फोर्स में आते हैं, ठीक है। डायपोल फोर्स में ये आपके पास आते हैं। तो अब ईथर हम बोलते हैं स्पिरिट को। आपके पास जो स्पिरिट है, आपने पढ़ा है कि आपके पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसका स्ट्रेंथ
ज़्यादा है किससे? डायपोल डायपोल फोर्सेस से, इससे ज़्यादा है ना। अब देखो, अगर आप वाटर का एक गिलास ले, एक गिलास आप वाटर का ले, इसी तरह ये आपके पास वाटर है, इसी तरह आप एक गिलास जो है ये स्पिरिट का ले, ठीक है, आपके पास स्पिरिट है, इसका भी एक गिलास ले और दोनों को एक दिन दे, एक कमरे में इसको भी रख दे और एक कमरे में इसको भी रख दे, खुला रख दे, ठीक है, इस पर कुछ भी ना रखे, और फिर एक दिन बाद आ जाए वाटर को देख ले, तो आपको बहुत कम फील होगा, मतलब आप डिटेक्ट भी नहीं करेंगे कि वाटर का सरफेस एरिया डिक्रीज होगा या होगा, ठीक है। लेकिन आप स्पिरिट को देख ले तो शायद स्पिरिट आपके पास इतना रह गया होगा, ठीक है, इतना, और फिर तीसरे दिन आ जाए तो फिर शायद आपको ये डब्बा जो है खाली मिलेगा। मतलब ये वेपर्स के थ्रू जो है ख़त्म हो गया है, इसका एवापोरेशन जो है ये ज़्यादा है किससे? वाटर के एवापोरेशन से। क्यों? इसमें जो बॉन्ड है ये वीक है, डायपोल डायपोल फोर्स है, और इसमें जो बॉन्ड है ये स्ट्रांगर है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए स्ट्रांगर है। तो जिसमें ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांगर है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसका एवापोरेशन लेस होगा, ठीक है। तो एवापोरेशन इसका लेस इससे, क्योंकि इसमें बॉन्ड स्ट्रांगर है, बॉन्ड स्ट्रांगर है, बॉन्ड स्ट्रांगर है, एवापोरेशन लेस है। इसका एवापोरेशन मोर है, लेकिन बॉन्ड इसमें क्या है? बॉन्ड इसमें वीक है। तो बॉन्ड वीक, एवापोरेशन मोर, इनवर्स, बॉन्ड स्ट्रांगर, एवापोरेशन लेस, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। अब अगर मैं आपको एमसीक्यूज दूं, आपके पास एमसीक्यूज है, द लिक्विड हैविंग हाई एवापोरेशन, और लिक्विड जो आपके पास इसका एवापोरेशन ज़्यादा है, हैविंग हाई एवापोरेशन, आर आपके पास ऑप्शन ए मैं बता रहा हूँ, इसी तरह बी, सी और डी आपके पास। मैं बता रहा हूँ कि आपके पास H2O है, आपके पास NH3 है, इसी तरह आपके पास HF है, और मैं बता रहा हूँ कि आपके पास आल है। इसी तरह मैं अगर MCQs और लो, मतलब इसके ऑप्शन के अलावा ऑप्शन ए, बी, सी और डी, आपने पास लिखे कि आपके पास HCl है, आपके पास HI है, आपके पास यहाँ पर NH3 है, और यहाँ पर आपके पास I2 है। इसी तरह अगर इन ऑप्शन के अलावा मैं आपको दूं कि ए है, बी है, सी है और डी है, यहाँ पर आपके पास F2 है, Cl2 है, Br2 है और I2 है। किसका जो है एवापोरेशन, सॉरी ये भी हो गया, ठीक है, किसका एवापोरेशन जो है ज़्यादा होगा? तो इसको देखें, यहाँ पर H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। NH3 में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। अरे सर, सब में हाइड्रोजन बॉन्ड है, स्ट्रेंथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड का सेम है, यहाँ पर कौन एग्जाम्पल मैं ठीक करूँगा? मैंने आपको बताया था स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे अब डिपेंड करता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड किस में ज़्यादा है? देखो, आप कहेंगे कि सर HF में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, स्ट्रेंथ HF में ज़्यादा है H2O के स्ट्रेंथ से। सर मुझे पता है इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है NH3 के निस्बत, NH3 के स्ट्रेंथ से। लेकिन डियर, मैंने आपको ये भी बताया था कि HF में आपके पास कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है? एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है आपके पास? 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसमें कितने हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसमें कितने हैं? 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है आपके पास, ठीक है। अब देखो, 2 को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर हो गया इसको, मतलब अब यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल है, ये ऊपर आता है और वेपर एवापोरेशन होता है, तो यहाँ पर ये 2 बॉन्ड जो है ब्रेक करेगा, फिर ऊपर आएगा। यहाँ पर आपके पास जो है HF में या इसके अलावा अगर HF लो तो HF में एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, फिर ऊपर आएगा। तो H2O को जल्दी आना होगा या HF को, तो इसलिए एवापोरेशन जो है, एवापोरेशन जो आर्डर है ये आपके पास इस तरह होगा कि आपके पास NH3 है, इसमें फोर्स सबसे लेस है, ठीक है, इसमें फोर्स सबसे लेस है, तो NH3 का एवापोरेशन ज़्यादा होगा किसके निस्बत? H2 के निस्बत, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है फ्लोरीन से। नहीं भाई, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, HF के निस्बत। फिर HF का ज़्यादा होगा H2O के निस्बत,
ठीक है, ये ऑर्डर है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आते हैं? सबसे पहले NH3 आता है। अगर NH3 ना होता तो फिर इन दोनों में कौन आता? फिर HF आता, NH3 फिर HF। अगर HF भी ना होता, इनके जैसा होता, तो फिर आपके पास इन वाले में होता। जैसे कि देखिए HCl में आपके पास क्या है? डायपोल डायपोल फोर्सेस, HI में डायपोल डायपोल फोर्सेस, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड, I2 में लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल डायपोल फोर्सेस, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो कंपेयर करो कि डायपोल डायपोल, लंडन डिस्पर्जन और हाइड्रोजन फोर्स में सबसे वीकेस्ट कौन सा है? लंडन डिस्पर्जन फोर्स तो है ना। तो इसलिए I2 का इवापोरेशन ज्यादा है। अब अगर यहां पर आप ऑर्डर की बात कर ले कि ऑर्डर मतलब फिर इसके बाद कौन होता, तो देखो यहां पर सबसे पहले I2 का, अगर I2 ना होता तो फिर आपके पास किसका? I2 का। फिर आपके पास डायपोल डायपोल फोर्सेस वीक है, डायपोल डायपोल फोर्सेस में HCl में सबसे वीक है, तो फिर HCl का, फिर आपके पास HI का, और इसके बाद NH3 का आता। ठीक है, इसी तरह आता। ये आपके पास ऑर्डर है इवापोरेशन का। ठीक है, इसमें आपसे डिक्रीजिंग इवापोरेशन ऑर्डर, इंक्रीजिंग इवापोरेशन ऑर्डर की भी बात कर सकते हैं, जिससे कि मैंने कंसेप्ट किया था इसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्स में मैंने कंसेप्ट किया था। विच वन इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, विच वन इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख ले, सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, विच वन इज करेक्ट ऑप्शन। तो फिर डिक्रीजिंग भी करेक्ट करना होगा और इंक्रीजिंग भी करेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें कौन सा आता है? F2 में अगर आप देखें तो F2 में भी आपके पास लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है, क्योंकि आपके पास नॉन पोलर है। इसमें भी लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, इसमें भी लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, और इसमें भी लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। अब इसमें इवापोरेशन सबसे ज्यादा किसका होगा? तो अब यहां पर सब में लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है, तो देख लो जिसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस वीक, इसमें इवापोरेशन सबसे ज्यादा। तो वीक किस में है? वीक I2 का साइज इतना है, फिर इसका इतना, फिर इसका इतना, फिर इसका इतना। जितना साइज डिक्रीज करता है लंडन फोर्सेस डिक्रीज करता है, जिसका डिक्रीज इसका इवापोरेशन ज्यादा होगा, जिसका लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस वीक इसका इवापोरेशन ज्यादा, इनवर्स है। तो इसमें F2 आता है। अगर आप ऑर्डर की बात कर ले कि इसका ऑर्डर की बात करो कि इसमें कौन आता है, तो सबसे पहला F2 का ज्यादा, फिर आपके पास Cl2 का ज्यादा, फिर आपके पास Br2 का ज्यादा, फिर आपके पास I2 का आता है। तो एमसीक्यू स्टेटमेंट को समझना है, आपसे क्या मांग रहा है? आपसे मांग रहा है इवापोरेशन किसका ज्यादा है, तो देख लो किसका फोर्सेस वीक है। अगर 3 फोर्सेस है, डायपोल डायपोल, हाइड्रोजन बॉन्ड, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस सबसे वीकेस्ट है। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस वाले मॉलिक्यूल का इवापोरेशन सबसे ज्यादा होगा। लेकिन अगर तीनों ऑप्शन लंडन डिस्पर्जन फोर्स के हवाले से है, जिस तरह के ये है, तो फिर आपने देखना है कि इसमें अब लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस वीकेस्ट इसमें है, जिसमें वीकेस्ट है उसमें इवापोरेशन ज्यादा है। ठीक है, ये सबसे इजी कंसेप्ट है यार, कुछ भी नहीं है इसमें, इजी है। ठीक है, यहां पर ये एमसीक्यूज, अगर एमसीक्यूज इस तरह आ जाए, विच वन इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगर मैं इसको यहां पर लो, देखो एमसीक्यूज में इस तरह कर लो, विच वन इज करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर इवापोरेशन, इवापोरेशन का करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा होगा? ऑप्शन ए आपके पास, मैं ये एमसीक्यूज दो कि I2 का ज्यादा HCl से, HCl का ज्यादा HI का ज्यादा NH3 से। ठीक है, यहां पर बी ऑप्शन में आपको दो कि बी ऑप्शन में आपसे ये है कि NH3 का लेस HI से, HI का लेस HCl से, HCl का लेस I2 से। सी में आपको ये दो कि बोथ A एंड B है, और डी में आपको दो कि नहीं भाई ये नहीं है, NH3 का ज्यादा HI से, HI का ज्यादा HCl से, HCl का ज्यादा I2 से। तो फिर इस एमसीक्यूज को किस तरह करना है? विच वन इज करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर इवापोरेशन। इवापोरेशन का मतलब इवापोरेशन डिक्रीज की तरफ जो जा रहा है, सबसे हाईएस्ट, फिर इससे नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, वीकेस्ट किसका होगा? डिक्रीज की तरफ जाऊंगा। तो डिक्रीज की तरफ अगर आप जाते हो तो इवापोरेशन सबसे पहला हाई किसका है?
I2 का है क्योंकि इसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, फिर डायपोल डायपोल आते हैं, डायपोल डायपोल फोर्सेस फिर आते हैं, फिर इसके बाद डायपोल डायपोल फोर्सेस आते हैं, फिर डायपोल इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। तो इसमें सबसे वीकेस्ट तो ये जो है, अगर इसका इवापोरेशन आपके पास 10 है तो इसका आपके पास 5, इसका आपके पास 3, इसका आपके पास 1 होगा। ठीक है, तो 10 से आप 1 की तरफ आते हो तो ये हाईएस्ट है, डिक्रीज की तरफ आते हो, इसलिए ये आपके पास डिक्रीजिंग आर्डर है। तो इसमें ये ऑप्शन ठीक है, ये आपके पास डिक्रीजिंग आर्डर है। अगर आप इनको देख ले तो ये ऑप्शन भी आपके पास करेक्ट है, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर ये 1 जो है, यहां पर 1, ये आपके पास Hi3, ये 5, ये आपके पास 10 है। तो 1 से 10 की तरफ आप जा रहे हो तो ये आपके पास इंक्रीजिंग आर्डर है। क्या है आपके पास? इंक्रीजिंग आर्डर है। क्वेश्चन में क्या मांग रहा है? क्वेश्चन में मांग रहा है विच वन इज डिक्रीजिंग आर्डर, इसलिए ए ऑप्शन ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि विच वन शो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर एवापोरेशन, तो फिर आपके पास बोथ ए एंड बी ठीक था। ठीक है, फिर ये भी आ सकता है, ये भी आता है, ये दोनों ऑप्शन फिर आपके पास ठीक होता। अगर एमसीक्यूज का स्टेटमेंट इस तरह होता विच वन इज करेक्ट आर्डर फॉर एवापोरेशन, इस तरह होता, तो फिर आपके पास दोनों ऑप्शन ठीक है। एमसीक्यूज को देखना है यार, इजी है, कुछ भी इसमें नहीं है। ठीक है, शाबाश, इनको लिख ले, इसकी स्क्रीनशॉट ले। यहाँ पर एवापोरेशन का कंसेप्ट जो है खत्म हो गया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर हम किस हालत में पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि वेपर प्रेशर हम सिर्फ उस सूरत में डिपेंड करेंगे, उस वक्त स्टडी करेंगे जब इक्विलिब्रियम का एक स्टेट हो। इक्विलिब्रियम का मतलब ये कि आपके पास वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन का रेट बराबर हो जाए, तो फिर वेपर प्रेशर आप डिफाइन करेंगे। सर ये क्यों होता है? क्या हम डायरेक्टली नहीं बता सकते? नहीं बता सकते यार, क्यों नहीं बता सकते? लेक्चर में बताएंगे मुकम्मल डिटेल्स। फिर आपको बताएंगे कि वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जिस तरह के हमने इवापोरेशन का किया था। फिर आपको बताएंगे कि किस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसका कम होगा। क्या वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? ये भी बताएंगे। क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करता है? ये तो आपको पता है, इस पर करता है। ठीक है, इन सब का कंसेप्ट मुकम्मल डिटेल से फेडरल पंजाब, इसी तरह केपीके बुक का कंसेप्ट, ईटा एनएमडीके प्रीवियस एमसीक्यू, ये सब डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।